हेलो। आप सभी का स्वागत है कॉफी विद डॉक्टर सोनल के नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ है योग गुरु मीना मिश्रा जी, जो बहुत ज्यादा नाम कमा चुकी है योग में, और अपने योग के ज्ञान से सभी दुनिया को इन्होंने दीवाना बना के रखा है। तो आज जो है हम उनसे बहुत सारी वार्तालाप करने वाले हैं और इनसे जानने वाले हैं सीक्रेट योगा के। नमस्कार मीना जी, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एक्साइटेड हूँ। योग नहीं। के बारे में मेरा जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, तो इसलिए उस बारे में आपसे बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मीना जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि योगा, अगर योग या योगा जो है वो सीखना बड़ा मुश्किल रहता है मुझे लगता है। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर एजुकेशन लेना जरूरी है कि या 1 महीने का 2 महीने का जो कोर्स होता है उतना कर लिया वो काफी है? एक्चुअली सोनल कैसा है कि आजकल लोगों में बहुत भ्रम है। लोगों को ऐसा लगता है कि करियर में सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर्स या फिर यही ज्यादा प्रोफेशन में है। बट लोगों को ये पता ही नहीं कि योग में पीएचडी भी है या डॉक्टरेट भी है। तो जिस प्रकार से आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस लेकर के बाकी के सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाई कर सकते हो, उसी प्रकार से आप योग विषय लेकर के भी इसमें ग्रेजुएशन कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज है वो कर सकते हो, और मास्टर्स कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, लेक्चररशिप कर सकते हो, और अच्छे खासे यूनिवर्सिटीज हैं बहुत बड़े बड़े। तो आप उस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी कर सकते हो और अच्छी खासी रेप्यूटेड आपको पोस्ट मिलेगी। अगर वो नहीं करना चाहे फिर भी आपके लिए एजुकेशन मस्ट है, क्योंकि विदाउट एजुकेशन आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। तो एजुकेशन लेना जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है योग एक प्रकार का साइंस है। योग साइंस हाँ, है। योग साइकोलॉजी। तो योग साइकोलॉजी साइंस जो भी बोलिए, लेकिन इसका शास्त्रोक्त तरीके से आपको ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि एक भी मुद्रा अगर आपकी गलत हो जाती है तो उसका विपरीत परिणाम होना हाँ, लाजमी है। सो अगर आप योग गुरु, वो तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, क्योंकि उसके लिए एक वो तप है ना, आपको बहुत ज्यादा उसका अभ्यास करना जरूरी है। तो योग आपका अगर प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो वो पैशन आपको लाना पड़ेगा। मेरा अगला सवाल आपसे ये है मीना जी, योग जो है हमारे देश का प्राचीन एक अभ्यास बोलिए, या हम्म, एक जरूरत है, शारीरिक श्रम या शारीरिक कसरत जो होनी चाहिए एक प्रकार से। तो इतना ये प्राचीन है, फिर भी इसका महत्व आने के लिए इतना टाइम क्यों लगा? जैसे कि अभी हम बहुत योगा के बारे में बात करते हैं, रामदेव बाबा जी जो थे उन्होंने है, तो वो भी बहुत इसको, तो किसी को आना पड़ा सामने और इसको इस प्रोफेशनल तरीके से इसे लाना पड़ा। तो पहले क्यों नहीं हम समझ पाए इसको? एक्चुअली क्या है ना कि जैसे आपने कहा शिक्षा, पहले तो शिक्षा का अभाव था, है ना। जब हमारे देश में पहले गुरुकुल पद्धति थी, या प्राचीन समय में हमारे देश में यानी भारत देश में ऋषि मुनि, तपस्वी, रामायण महाभारत के समय जब इस ये काल था उस टाइम पर, तो इतना ज्यादा योग का प्रचार प्रसार था, क्योंकि तब उस टाइम पर क्लिनिक नहीं हुआ करते थे, है ना। डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे। तो ऋषि मुनि फिर खुद को कैसे ठीक करते थे? डिसीजेस तो तभी भी होती होगी ना। तो तब उस टाइम पर, या फिर भगवान राम को शिक्षा दिए गुरु जी ने, तो उन्हें गुरुकुल में योग का ज्ञान दिया। महाभारत के टाइम पर भगवत गीता का ज्ञान कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, जिसमें 18 अध्याय है पूरे। हर अध्याय के नाम के पीछे योग लगा हुआ है। तो योग तो बहुत पहले से आ रहा है। एक्चुअली क्या है, जब योग पहले से आ रहा है और जैसे जैसे हमारी प्राचीनता जो है वो कम होती गई और हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते गए, तो लोग एलोपैथी पे भरोसा ज्यादा करने लग गए और योग की तरफ ध्यान नहीं, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है और लोगों को चाहिए मुंह में डाला गट्ट करके बीमारी चली गई, है ना। योग तब ज्यादा फैला जब योग योगा बन गया। बन गया। हाँ, योग हिंदी में लिखा तो योग है, इंग्लिश में लिखा तो गा है ना। वो हमारे देश से विदेश गया, वहां से योग योगा बन करके इधर आया।
और लोगों को वैसे भी हमारे देश की संस्कृति अपनाने में समय लगता है, जो बाहर से आया है उसे उन्हें लेने में नहीं, उसके आसानी साथ होती मुझे है। लगता है वाइट कॉम्प्लेक्शन का बड़ा हाँ, वो है, इम्पोर्टेंस है। और यहाँ तो जेंडर ही चेंज हो गया, योग और योगा, हाँ, अकारांत पुल्लिंगी वो और मॉडिफिकेशन हो गया ना आकारांत उसमें। स्त्रीलिंगी में आ गया। हाँ अगर संस्कृत आपने पढ़ा है तो अकारांत पुल्लिंगी और हाँ आकारांत स्त्रीलिंगी हो गया। तो चलिए, बट बहुत जितना मैं योग के बारे में जानती हूँ, तो पहले भी ये चीजें होती थी और अभी इसको प्रोफेशनल हम्म, तौर से लाया गया है। लोग अभी हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे, बहुत बड़ी हाँ अच्छी बात है कि हम जानने लगे हैं कि ये भी हो रहा है और पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना है। तो अगर हम हमेशा, जैसे कि योग, जैसे लोग सोचते हैं कि अभी 50 हो गया, अभी 60 हो गया, हम्म। तो अभी मैंने करना चाहिए। तो इसका कोई एज है क्या? है किस एज से हमने इसको स्टार्ट करना चाहिए? एक्चुअली क्या है, योग करने की कोई उम्र नहीं होती। हर आयु वर्ग के लोग योग कर सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो यंगस्टर्स हो, चाहे वो मिडिल एज के लोग हो, चाहे वो वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, कोई भी हो। योग हर कोई कर सकता है। हमारा हठप्रदीपी का एक ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक है। उस श्लोक में बताया गया है कि योग के लिए कोई एज नहीं होती, या फिर कोई एक ये नहीं होता है कि नहीं मेल कर सकता है फीमेल नहीं कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि बच्चे हैं तो बच्चों के अकॉर्डिंग योग कराना है, यंगस्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, वृद्ध है अति वृद्ध है उनके अकॉर्डिंग योग कराना है। लेकिन योग सब कोई कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये कर सकता है और वो नहीं कर सकता है, ऐसा कोई ये नहीं, ये सब भ्रांति है। भ्रांति। और योग, और ये बोला जाता है कि योग पे ये क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है कि ये स्लो एक्सरसाइज है, इससे जो है चीजें नहीं बदलती, ये बस हम स्ट्रेचिंग के लिए कर रहे हैं या ये। तो अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जैसे कि जिम है या जुम्बा करते हैं लोग, एरोबिक्स है आजकल, तो बहुत सारे चीजें हैं। तो आपका इस पे क्या मत है कि योग जल्दी जल्दी इफेक्ट क्यों नहीं करता, या क्या स्ट्रेटेजी है उसमें? एक्चुअली क्या है, देखिए योग हो गया या फिर कोई भी अदर फॉर्म हो गए, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि आप जिम कर रहे हो या आप कोई भी एक्सरसाइज दूसरी कर रहे हो तो वो व्यायाम है, कसरत कर रहे हो। लेकिन जो आप योग कर रहे हो तो एक्चुअली क्या है कि हमारे जो पुराने ग्रंथ है उसमें योग जो है, अष्टांग योग, योग के बहुत सारे प्रकार है। साधना, हाँ साधना हाँ हाँ, अष्टांग योग हो गया, लय योग हो गया, ध्यान योग हो गया, रसानंद योग हो गया। योग के बहुत सारे प्रकार है। रसानंद योग, उसमें खेचरी मुद्रा है, वो मुद्रा का अभ्यास जो बहुत तपस्वी होते हैं ना वो ही करते हैं। तो जैसे अष्टांग योग है, उसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि में जाने के लिए उनको 7 सीढ़ियां चढ़नी है, तब जाकर के एक्चुअली उनको कैवल्य या मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो योग की साधना जो है वो क्यों करना है? क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है, मन की चंचलता, क्योंकि क्योंकि हमें समाधि लेनी है, अल्टीमेटली लक्ष्य हमारा समाधि। बट आज के जमाने में हम समाधि तक तो नहीं जा रहे, लेकिन जो मन बहुत विषयों में परेशान है, एटलीस्ट वो परेशानी से कम, या बहुत सारे थॉट्स कंटिन्यू चलते रहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, क्या सोए हैं फिर भी विचार चल रहे हैं। तो वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमारे प्राण भी साथ साथ में चल रहे हैं, और जैसे जैसे प्राण चलेगा वैसे वैसे मन चलेगा। तो अगर मन को कंट्रोल करना है तो प्राण को कंट्रोल कर लो, और प्राण को कंट्रोल करना है तो ये फिजिकल बॉडी के मूवमेंट को भी थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो अगर इसको बहुत एक्टिव किया, बहुत जंप कर रहे, हार्ट बीट भी बढ़ रही, सांस भी बढ़ रही है, और साथ में जब आप रुकेंगे तो ये भी बहुत तेज बढ़ेगा। तो अगर उसकी तेजी को कम करना है तो आपको स्लो स्टेडी आसनास करेंगे, और जितना ही आप आसन में स्टेबल रहेंगे, रुकेंगे पोजीशन में, उतना ज्यादा आपका मन भी शांत होगा, और जो बार बार विचार चल रहे हैं वो विचार भी कम होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं बैठी हूँ, ठीक है, बैठ करके ये मैंने इसको स्ट्रेच किया, ये स्ट्रेच किया, अभी मेरा पूरा ध्यान है कि मुझे पीठ को सीधी रखनी है, पेट को अंदर लेना है, मसल्स को ऊपर खींचनी है, और यहाँ सांस भी नॉर्मल चलने देना है। तो जब आप इस पोजीशन में एटलीस्ट 1 मिनट रुकोगे ना, तो 1 मिनट आपका मन कहीं जाएगा ही नहीं, डाइवर्ट ही नहीं होगा।
1 मिनट 60 हाँ सेकंड बहुत बड़ी चीज हाँ, होती है। तो ये भी आप अभ्यास से, लेकिन स्टार्टिंग में 10 सेकेंड, फिर धीरे 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 करके अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो गए तो फिर तो आप आधा घंटा भी एक पोज में रुक सकते हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि योग जो है वो एक होलिस्टिक यानी हाँ परिपूर्ण आपका फिजिकल, शारीरिक और मानसिक संतुलन को कायम अगर आपको रखना रखना है है तो तो योग योग आपको बहुत सहायता करता है। बिल्कुल और अगर आपका मन और आपका तन काबू में रहे तो आपको तो कोई बीमारी होगी ही नहीं। नहीं होगी, क्योंकि शरीर में केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं ना बहुत ज्यादा। वो क्यों होते हैं? स्ट्रेस के कारण होता है, सांस ज्यादा ऊपर नीचे है उसके कारण होता है। हमारा शरीर 5 कोशों से मिलके बना है सोनल। 5 कोश में पहला क्या, फिजिकल बॉडी जो दिखाई दे रही है अन्नमय कोश, उसके नीचे उतर करके जाओ तो जो सांस चल रही है प्राणमय कोश, उसके नीचे अंदर चले जाओगे तो मनोमय कोश है जो मन में विचार उठ रहे हैं। ठीक है, मन अगर हैप्पी है तो आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश है। 4th नंबर पे विज्ञानमय कोश, आपके शरीर की एनर्जी। अगर माइंड थोड़ा सा नेगेटिव है ना, एनर्जी लो हो जाएगी। आप पॉजिटिव है, खुश है, एनर्जी हाई हो जाएगी। और अगर आपका विज्ञानमय कोश एनर्जी अच्छी है तो आनंदमय कोश अपने आप आपका रहेगा, आप हैप्पी फील करेंगे। तो अगर ये 5 कोशों पे आपको काम करना है, ठीक है, आप वो डायरेक्ट आनंदमय पे काम नहीं कर पा रहे ना, तो उसके लिए आप फिजिकल बॉडी पे काम करो। इस पे काम करोगे तो बाकी के चारों कोशों पे अपने आप काम काम हो होता है। लेकिन उसके लिए आपको पर्याप्त टाइम और हमेशा हमेशा वो चीज डिसिप्लिन जो है हाँ, वो बहुत ज्यादा तो जरूरी है। इसलिए मतलब ना अष्टांग योग में यम और नियम। यम और नियम बहुत हाँ, ज्यादा है। अष्टांग योग में यम और नियम है। यम क्या है? आप समाज से जुड़े हुए हो तो समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ आपको किस प्रकार से बिहेव करना है कि आपको स्ट्रेस ना आए। वहां भी मैं खुद को ही देख रही हूँ। उसके बाद नियम, नियमों में कुछ है जिनका आपको पालन करना है, जिसमें शरीर की शुद्धि है, सही बोलना है, गलत नहीं बोलना है। ठीक है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर भगवान से हर काम जो कर रहे हो वो ईश्वर को कनेक्ट करके करो, जोड़ करके करो। तो कुछ नियम है, ये भी आपके अपने लिए है। अगर आप इनका भी पालन करोगे तब जाकर के आपको आसनास में एंट्री करनी है। तो आपके सवाल का जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सही है। योग प्राचीन है और बहुत ज्यादा अध्ययन इसमें हुआ है मुझे लगता है। बहुत रिसर्च हुई। बहुत अगर मैं कहीं सुनती हूँ कि हिंदू धर्म जो है हमारा सबका है, एक्चुअली हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है और सबसे पुराने धर्म से आया हुआ योग जो हमको शारीरिक और मानसिक चीजों से हमारे अंतर मन तक जाता है। तो हमारा अगर हमारा मेडिसिन आयुर्वेदा अगर हम उसको पकड़ते हैं, योग अष्टांग हृदय नाम का एक हाँ, अष्टांग हृदय नाम का एक ग्रंथ है जो आयुर्वेदा में है, आयुर्वेदा जिसमें खाने के बारे में बताया गया है कि किस तरह का आपका खाना होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया तरीके से सभी धर्म अच्छे होते हैं। हमको हमारे धर्म के बारे में ज्यादा पता है तो शायद, लेकिन प्राचीन है और योग और आयुर्वेदा मुझे लगता है साथ साथ में चलते हैं। उस टाइम पर आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक पुराने समय में हुआ करते थे, जो कि जब हमारे अभी भी है नालंदा विश्वविद्यालय या फिर तक्षशिला है, ये विश्वविद्यालयों से ये पढ़ के निकले हुए लोग हैं। तो आज उन्होंने संहिता नामक सुश्रुत संहिता, चरक संहिता ग्रंथ लिखा। कहा तो ये सारे आयुर्वेद के ही ग्रंथ है ना। और जैसा आप कह रहे थे अभी, तो मुस्लिमों में भी वो नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज के टाइम वो आसन ही तो करते हैं, वज्रासन रहता है। हाँ, आसन ही तो करते हैं। आप एक आध बार देखिए उनकी क्लिप, जब वो मक्का मदीना का वीडियो दिखाते हैं ना, उस टाइम में वो जब एक लाइन से बैठते हैं और सब एक साथ, इतना सुंदर लगता है देखने में। सारे वो सूर्य नमस्कार के पोस्चर्स रहते हैं। अच्छा, हाँ, उसमें सारे सूर्य नमस्कार के पोस्चर्स रहते हैं। तो सिर्फ देखिए चीज एक ही है, हर किसी की थिंकिंग के अकॉर्डिंग परिभाषा बदली हुई है, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज आपने कही। तो धर्म को हटा के, धर्म वैसे तो हटेगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हर संप्रदाय या हर धर्म या हर जो भी भगवान या जिसको भी मानने वाले लोग हैं, इससे हमें सिर्फ शरीर को मन से जोड़ने का जो काम करता है वो योग करता है। योग एक्चुअली किसी धर्म को नहीं मानता, क्योंकि योग कोई धर्म है ही नहीं। ये एक शिक्षा है जो प्राचीन समय से आई है, जिसका पालन करते हुए
ऋषि मुनि बहुत सारी विभूतियों को अर्जित कर चुके हैं, और जिससे उनके पावर्स भी इतने ज्यादा थे। सुना होगा आपने, अष्ट सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त थी। किससे प्राप्त थी? योग से। हवा में अपने आप उठना, पानी के ऊपर जो फ्लो कर रहा है। लोगों को लगता होगा ये तो वीडियो की क्लिपिंग है, बट एक्चुअल में वो शक्तियां उनको मिलती थी, विभूतियां। तो योग के द्वारा आपको जो भी लक्ष्य हो, आपको डिसीज से क्योर होना है, आपको कुछ विभूति प्राप्त करनी है, विभूतियों को पीछे छोड़ देना है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जो विभूतियां भी आपको मिलती है ना, वो भी आपके राह में एक व्यवधान उत्पन्न करते हैं, व्युत्थान। क्योंकि अगर आप विभूतियों में फंस गए तो आपका अल्टीमेट लक्ष्य तो मिलेगा नहीं, फिर से कर्म करते जाओगे अच्छे बुरे, और फिर उसमें फंसते जाओगे, जन्म में जन्म मिलता जाएगा। इसीलिए योग के द्वारा एक्चुअल जो है कि भाई मोक्ष या समाधि की बार बार जीवन चक्र के इससे हमें छुटकारा चाहिए। अच्छा, बहुत जो भी योगासन करते हैं वो ये बोलते हैं कि जैसे योगा जो है खाली पेट करना चाहिए, और बाकी जो एक्सरसाइजेज जैसे जिम कोई जाता है तो वो बोलते हैं कि जिम करने से पहले खा के आओ। या अगर कोई एथलीट है या बॉक्सर है या ना स्पोर्ट्स में, ये भी एक तरह की एक्सरसाइजेज है, तो वहां पे भी एनर्जी का बड़ा रोल रहता है। तो ये इतना बड़ा क्यों डिफरेंस है योग और बाकी एक्सरसाइजेस में? नहीं, देखिए, योग एकदम से खाली पेट नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि देखिए, आसनास भी कर रहे थे, एनर्जी तो बन हो ही रही है ना, एनर्जी लगी रही है। तो एकदम से खाली पेट करने से अच्छा है आप एक आध बनाना खा लो ना, एक एप्पल खा लो, ड्राई फ्रूट्स खा लो, ठीक है? कुछ ना कुछ योग के आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले ड्राई फ्रूट्स कौन सा बहुत ज्यादा पेट में भरा हुआ है, बट एनर्जेटिक है, मिनरल्स मिलने वाला है उससे। 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले एक एप्पल एटलीस्ट खा लो, एक बनाना खा लो। मैं तो कभी नहीं बोलती हूँ कि आप एकदम से पूरा रात का जो खाए, क्योंकि रात को अगर आपने 8 9 10 बजे जो भी है खाया है, सुबह आप योग करने आए हो, आप पूरा वॉशरूम गए, आपने पूरा क्लीन कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब अगर पेट को कुछ मिला नहीं तो फिर वो एसिड सीक्रेट कर देगा। तो वो एसिड सीक्रेट ना हो ना, उसको कुछ ना कुछ दे दो, भैया तू काम चलाते रहे, बाद में फिर हम मिलेंगे कुछ खाने के लिए। ड्राई फ्रूट और फ्रूट से मुझे याद आया, इट इज नॉट प्रोसेस, यानी वो नेचुरल तरीके से आते हैं, तो वो एंटीऑक्सीडेंट भी है और आपको बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल्स मिलेंगे क्योंकि कुकिंग की प्रोसेस से नहीं गया है। तो वो दैट इज द एकदम बढ़िया चीज उस टाइम पे। तो ये भी एक बहुत बार मुझे लोग ये बोलते हैं कि यार हमको योगा करना है, तो हम बिल्कुल एम्प्टी स्टमक यानी सिर्फ पानी पी के करेंगे। तो मुझे शायद लगा कि वाटर एनर्जी को यूटिलाइज करते होंगे शायद। नहीं, और बीच बीच में जैसे अभी स्टैंडिंग आसनास आप कर रहे हैं ना, तो उसमें स्टेमिना भी काफी लगता है, स्ट्रेंथ भी काफी लगती है। उस टाइम पे मैं सजेस्ट ये करती हूँ कि बीच में बहुत सारा नहीं, 20 ml पानी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा पी लो। अगर लग रहा है थ्रोट ड्राई हो जाता है, पसीना आता है ना, पसीना आ रहा है, ग्लूकोज निकल रहा है बाहर, तो उसको नॉर्मल करने के लिए, या बॉडी एकदम से वो पानी नहीं रहा तो डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उसको हाइड्रेट करने के लिए 20 ml पानी अगर आपके शरीर को नीड है तो आप वो भी पीते रहो। अच्छा, हाँ, मेरा अगला सवाल जो है वो क्लिनिकल डाइट योगा के बारे में। क्लिनिकल योगा यानी अगर आप बीपी है तो जैसे कोई अगर डॉक्टर रहेगा तो वो प्रिस्क्राइब करेगा कि बीपी के मेडिकेशंस लो। तो योगा में भी इस तरह से स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस बीपी के लिए या थायराइड या कोलेस्ट्रॉल के लिए है। तो आप उन्हें, ये तो जिंदगी भर वाली बात हो गई कि अगर आपको ये है तो आपको ये हमेशा करना है, या फिर अभी बीपी है तो ये एक्सरसाइज अभी कुछ महीने कर लो और बाद में इसको कंटिन्यू, बाकी दूसरी जनरल, इस तरह का रहता है? किस तरह का प्रिस्क्रिप्शन आप देते हैं? हाँ, देखिए, जैसे डायबिटीज का अगर कोई पेशेंट आया तो पहले तो मैं उसकी रिपोर्ट देख लेती हूँ, ठीक है, कि उसको पोस्ट मील और बिफोर मील उसका जो शुगर लेवल है वो कितना है। उसके बाद में मैं उसको 3 महीने उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, ठीक है। अभी डायबिटीज है तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ आपने फिजिकल एक्सरसाइजेस करा दिया तो डायबिटीज नॉर्मल हो जाएगा? नहीं, उसके पीछे के रीजन बहुत सारे हैं। या तो उनकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है, उनका खान पान डिस्टर्ब है, उनका स्ट्रेस लेवल डिस्टर्ब है ना, उनकी दिनचर्या कैसी है, कितने बजे उठ रहे, कितने बजे खा, वो सब चीजें देख करके बीच बीच में उनको काउंसलिंग पार्ट भी देना पड़ता है ना, ताकि वो और मोटिवेट हो जाए। और प्लस उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करवाना, चाहे वो स्टैंडिंग हो, सिटिंग हो, लाइंग डाउन हो,
कोई भी आसनाज हो, हर आसनाज में पैनक्रियास पे प्रेशर पड़ नहीं पड़ता है। तो उसी तरह से हम हाँ, लेते हैं और तो फिर उनको फिर पहले वो कराना, और फिर बाद में जैसे हाइपरटेंशन का भी पेशेंट है, और बाद में फिर उनकी रिपोर्ट को देखना। मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, उसका 450 डायबिटीज पोस्ट मिल था, और फास्टिंग का 250 था। ठीक है, 3 महीने बाद उसने टेस्ट कराया नॉन डायबिटिक रेंज, मेरे पास उसका फीडबैक भी है। नॉन डायबिटिक रेंज में आ जाने के बाद में, बेटा अब तुम सब कुछ करो। एक्चुअली क्या, साइकोलॉजिकली ही एक दिमाग में ये हो जाता है, यार मुझे डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज है। और जब नॉन डायबिटिक आ जाते हैं ना, मुझे तो कुछ है ही नहीं। और जब हमने मन से सोच लिया कुछ नहीं है, तो बिल्कुल कुछ नहीं है। नहीं है। और मन से सोचा तो हमें बहुत सारी बीमारियां हम खुद ही बुला लेते हैं, आ जा बेटा। उसके बाद जो है, जैसे हम नॉन हाँ, डायबिटिक स्टेज में आ जाते हैं, तो फिर उनको आप जनरल उनके योगा बाद पे उनको फिर हम उनके हिसाब से थोड़ा बहुत उनको और हाई स्ट्रेंथ के योगा देना या करना, या बीच बीच में कई बार हो जाता है कि इनको दूसरी प्रॉब्लम आ गई। फॉर एग्जाम्पल अभी डायबिटीज क्लियर हुआ है, फिर कुछ समय ऐसे हुआ कि थोड़ा सा बैक पेन स्टार्ट हो रहा है ना, तो फिर पहले उनकी वो जो प्रॉब्लम आई है ना, उस पर फोकस करना, और पहले उनको उसमें से निकाल लो, उसके बाद में फिर उनको जनरल में फिर से ऐड कर लो। तो योग जो है वो शरीर को मन से जोड़ता है, और शरीर की व्याधियां और मन की जो व्याधियां है, अगर इनको हम दूर कर दें, जिसे हम स्ट्रेस या जो भी स्ट्रेस, फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस कहते हैं, उसे अगर हम ट्रीट कर ले, ये बहुत माइक्रो लेवल की बात चल रही है, ये ऊपरी लेवल का कुछ भी नहीं है, बहुत माइक्रो हीलिंग की बात चल रही है। अगर ये चीज आप समझ जाए और आपको जो चीज हुई है उसको प्रॉपर तरीके से आपके योग गुरु को आप समझाए, जिनको खुद का बराबर नॉलेज हो, वो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि नॉलेज नहीं है तो ये सब नहीं है आजकल। एक्चुअली क्या है ना, सोनल, लोग 200 घंटे का कोर्स, 250 घंटे का कोर्स, 25 दिन का सेमिनार कुछ अटेंड कर लिया, इसके बेस पे योगा सेंटर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, या योगा सेशन लेना शुरू कर देते हैं, या पेशेंट्स को लेना शुरू कर देते हैं। मेरा कहना ऐसा है कि पहले आप इसमें प्रॉपर शिक्षा तो ले लो, पहले आप सीख तो लो, पहले आप एजुकेशन तो ले और लो, उसके बाद उसके भी बाद हाँ आपको सिर्फ एजुकेशन से नहीं चलेगा, ये प्रैक्टिकल चीज है। हाँ अगर बिल्कुल। आपका एक भी आसन, जैसे ब्रीदिंग भी, जैसे सूर्य नमस्कार में बहुत फैन हूँ सूर्य नहीं, कहा गया नमस्कार। है ना, युक्त प्रकार से आप अगर योगा सेशन का प्रैक्टिस कर रहे हो या करवा रहे हो, तो शरीर के रोग दूर होंगे, और अयुक्त प्रकार से कराए तो रोग वापस वापस आएंगे। आएंगे। तो ये चीजें की भी तो समझ में आनी चाहिए, ये और चीजें इनका सबका वही है, जैसे आपने बोला, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, दोनों का 50-50% पार्ट्स अगर रहा, तो और अगर आप उसमें पूरे पक्के हो चुके हो, तो ही आप लोग, अदरवाइज किसी की जान से खिलवाड़ मत बिल्कुल करो। मत। जैसे मेडिकल की प्रैक्टिस, यानी मेडिकल का हाँ एजुकेशन खत्म हो जाता है, जैसे एमबीबीएस करो, बीएमएस, बीएचएमएस, उसके बाद जो है 1.5 महीने की, 2 महीने की, दो सॉरी साल की, 1.5 साल 2 साल की इंटर्नशिप हाँ, रहती है, इंटर्नशिप रहती और है। उसमें हमको पीएचसी भी जाना पड़ता है, प्राइमरी हेल्थ हम्म। सेंटर्स। तो इस तरह का ना, हर साइंस बेस्ड, जैसे डिसीज से बेस्ड जो भी, या आपके शरीर के बेस्ड जो भी चीज है, उसके साथ भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे कि अगर योग कोई सीख रहा है तो उसको 2 साल भेजो, या हाँ प्रैक्टिकल सीखो, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आओ। नहीं, आजकल ऐसा हो पीएचडी नहीं में रहा है। होता है क्या? हाँ, पीएचडी हाँ, जब कराते हैं तो आपको पूरा प्रैक्टिकल एक्चुअली कैसा है, पीएचडी में अगर हिस्टोरिकल ले रहे हैं या थ्योरेटिकल टॉपिक ले रहे हैं, तो थ्योरेटिकल टॉपिक में तो फिर उतना प्रैक्टिकल का रोल नहीं रहता है, बट अगर कुछ साइंटिफिक सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल धनुरासन का पीठ दर्द के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता अच्छा, है बहुत ना? बड़ी हाँ, कोशिश हो गई है। अगर ये हुआ तो धनुरासन का पीठ दर्द पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो अब उसके लिए तो मुझे कम से कम 50 से 100 पेशेंट्स लेने पड़ेंगे, है ना, लेने पड़ेंगे, उनके ऊपर स्टडी बिफोर आफ्टर, पहले उनके प्रॉब्लम क्या है, 3 महीने कराया, उसके बाद उनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, फिर जाकर के मुझे उससे रिलेटेड सिनॉप्सिस तैयार करना है, थीसिस बनानी है, या जो भी पीएचडी के फॉर्म्स होते हैं उस टाइम पर, वो सारी चीजें करनी है। तो इसके लिए भी सबसे पहले तो हमें वही होना चाहिए कि भैया पहले पढ़ लो, पहले कर लो, प्रैक्टिकल का नॉलेज ले लो, खुद सीखो, खुद के ऊपर रगड़ो, और अगर पेशेंट्स ले भी रहे हो तो पहले डिसीज वाले बिल्कुल मत लो। बिल्कुल बराबर है, आपका नॉलेज हाँ होने दो, और करना है तो हाँ किसी जो अंडर गाइडेंस करो, हाँ बिल्कुल। क्योंकि यही चीज, यही तरीका होना चाहिए। और ये बहुत बढ़िया चीज आपने कही। मैं कई साल पहले कहीं जाती थी, तो वहां पे एक योग गुरु से मेरा पाला पड़ा था, जो पीएचडी कर रहे थे थायराइड पे। हाँ हाँ तो मुझे बड़ा अजीब लगा था उस टाइम पे कि हाँ
क्योंकि ये 10-15 साल पहले की बात है जब योग का अच्छा था, हाँ लेकिन हाँ हाँ कोई पीएचडी कर रहा है वो भी एक सब्जेक्ट पे, एक ग्लैंड पे, हाँ वो बड़ा दिक्कत वाला लगा था मुझे। लेकिन आज मुझे वो चीज समझ में आ रही कि सही में अगर आपका एक सेल भी गड़बड़ होती है तो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो वो चीज बहुत सोचने लायक है, ये नहीं, बहुत सोचने लायक इसमें चीज है। कैसा है सोनल, देखिए, एक हाइपरटेंशन का पेशेंट है, ठीक है, अगर मैंने उसको खड़ा है, वो खड़ा है, मैं उसको हस्तोत्तानासन करवा रही हूँ, एक तो बैक बेंडिंग करवानी नहीं है उनको, क्योंकि हार्ट पे प्रेशर और पड़ेगा, क्यों पड़ेगा भाई, शरीर की अलाइनमेंट से वो पीछे जा रहा है, खुद को बैलेंस करने के लिए तो वो रुकेगा ना, और उससे हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। अब उस पे अगर हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा तो मुझे उसको देखना है कि उसको मुझे बैक बेंडिंग देनी है, नहीं देनी है, देनी है तो कितनी देनी है ना, कि एक लिमिट में, और कितने समय तक, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, वैसा उस प्रकार से उसको दे करके और फिर लेकर के आओ तो जा करके। तो पीएचडी में भी इस प्रकार से रहते हैं कि आपको वो जो पेशेंट्स है उनको बहुत माइन्यूटली लेकर के चलना पड़ता है। प्लस ये जो बीपी के पेशेंट्स रहते हैं उनको सांस रोकना ही नहीं है, कुंभक की स्थिति में रोकना ही नहीं है उनको, उनका लेवल देखना है कितना है, भैया 130 है, 40 है, तो चलो ठीक है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड रुक सकते हो, लेकिन बीपी अगर 160, 165 है तो उनको हम कैसे सांस रोकने के लिए बोल सकते हैं। तो आपने जैसे कहा कि सांस इधर उधर हुई, तो अगर उनको सांस रोकने बोल दिया तो वो तो वहीं घूम करके तुरंत पैरालाइज हो जाएंगे। और पीएचडी या जो भी एविडेंस बेस्ड चीजें हो रही है, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब एविडेंस बनता है उसका कॉपीराइट बनता है या जो भी है, क्योंकि पीएचडी को हम वो नहीं कर सकते, तो ये अच्छी चीज है। ये हम शायद नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारा जो है योग अगर हिंदुस्तान का माना जाता है या एशियन कंट्रीज का माना जाता है, तो ये एविडेंस अगर बनेंगे, बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए, तो आगे ये चल करके बहुत काफी काम आएंगे। बहुत काम में हाँ, आएंगे। ये मैन्युस्क्रिप्ट बोलते थे ना इसको, हाँ, पहले के लोग जो लिख के रखते लिपि, थे। लिपि। हाँ हाँ, तो ये वो तो जल गए थे शायद बहुत सारे, तो हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय तो हमारा पूरा ही जल जल गया, गए। 3 महीने जला था और वही विश्वविद्यालय तो, और हमारा, उसमें जो जितना, क्योंकि वो और एक जो था वो भी सब जल लेके चले गया। गए। तो एक्चुअली वो पत्तों पे लिखा जाता था, वो भी एक हाँ बहुत अच्छी हाँ प्राचीन वो लिपि और वो सब था। लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता थी योग के बारे में, भले ही मैं कर रही हूँ कितने सालों से, लेकिन समझ में आ जा रही है जब आपसे बात कर रही हूँ। मीना जी, हर इंडिविजुअल को इंडिविजुअली ट्रीट करना चाहिए, ऐसा बोला गया है कि डायग्नोसिस जब होता है तो फिर आप भी इस तरह से पेशेंट को लेते हैं कि जनरलाइज्ड ही कराते हैं, कि ए 1-to-1 भी आपके सेशंस होते हैं? एक्चुअली कैसे रहता है ना, योग 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो व्यक्तिगत भी, दूसरा सामूहिक भी, ठीक है। तो पहले तो व्यक्तिगत कराना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो पहले तो उसको पर्सनली आप लो, थोड़ा सा उसको ट्रीटमेंट दो, जो भी डिसीज है उसकी थोड़ा सा उसको क्योर हो जाने दो, उसको आप उसको सामूहिक रूप से करवा सकते हैं। फिर चाहे मैं व्यक्तिगत करवाऊं या सामूहिक करवाऊं, अगर मैं सामूहिक में 2000 लोगों को ले रही हूँ तो बताइए मुझे, मैं किसी एक के ऊपर कैसे ध्यान दे सकती हूँ? नहीं दे सकते। तो सामूहिक भी ले रहे हो तो बहुत ज्यादा लोगों को मत लो, मुझे ऐसा लगता है बहुत हो गया, 15 से 20, 25 या 30 जिनको आप कि देख सको हाँ। प्रॉपर कर लेते और हैं। हमारे एक बुक है योगाभ्यास की अध्यापन विधियां, तो उस बुक में भी बताया गया है कि एक योग वर्ग आप ले रहे हो, अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनको पंक्तिबद्ध तरीके से बिठाओ। बिठाओ, आप टीचर शिक्षक के लिए एक स्टेज होना चाहिए, जिससे वो आपको सब स्टेज दिखे। से वो सबको देख सके, सबको ऑब्जर्व कर सकते। अभी जैसे मैं वर्कशॉप्स लेने के लिए जाती हूँ, इसके पहले मैंने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 1500, 1200, 1500 लड़कियों को करवाया था। एक डायस है, स्टेज है, उस पर से मैं सबको देख सकती हूँ। अगर थोड़े से कम है तो मुझे अर्धवृत्ताकार इस प्रकार से बनाना है और मुझे यहाँ बैठना है, तो मैं सब पर फोकस कर सकती हूँ। तो उस प्रकार से अगर कम रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा रहेंगे तो उस प्रकार से मुझे मेरा सिटिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बट फोकस सब पे रहता है, मेरा तो आज 12-15 साल का एक्सपीरियंस है, और मेरे हर स्टूडेंट से पूछेंगे, चाहे वो ऑनलाइन में कर रहे हैं, ऑफलाइन में कर रहे हैं, सबको रहता है मैडम सब पे बराबर ध्यान देती है, किसी को छोड़ती नहीं है। नहीं, ध्यान रहना बहुत जरूरी है। हाँ ध्यान और एक ध्यान आराधना, ये सब योगा के हाँ वो है, रूप है। एक रैपिड फायर हमारा होता है, हाँ जिसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी और आपको फास्ट फास्ट आंसर देंगे, आपसे आपके योग से रिलेटेड ही है।
तो मुझे ऐसे 3 आसन बताइए। आसन, प्राणायाम नहीं है, इट्स 2 डिफरेंट थिंग ना? हाँ, दोनों डिफरेंट है। तो हाइपोथायराइड के लिए 3 आसन बताइए। हाइपोथायराइड के लिए सबसे पहला तो सर्वांगासन है, ठीक है। दूसरा है हलासन, तीसरा है मत्स्यासन। 3 आसन बीपी के लिए। बीपी के लिए तो बैक बेंडिंग के थोड़े से अवॉइड करना चाहिए, तो उन्हें थोड़ा सा मेरुदंड को यानी स्पाइन को हल्का सा ट्विस्टिंग वाले आसनास, जैसे कि वक्रासन है, सीधा बैठ करके करना है। या फिर वो ये उत्तान मंडूकासन कर सकते हैं, बट उसमें भी सांस रोकना नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग में करना है। और साथ में वो ताड़ासन भी कर सकते हैं, बट वहां पर भी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे, वो सिर्फ खड़े होकर के थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करना है। पीसीओएस के लिए 3 आसन। पीसीओएस के लिए एक तो उत्तान पादासन हो जाएगा, दूसरा सीधा लेट करके करने का नौकासन हो जाएगा, तीसरा उल्टा लेट करके भुजंगासन। सूर्य नमस्कार का बढ़िया रोल रहता है पीसीओएस में, जैसे कि हाँ, सूर्य नमस्कार का पीसीओएस में रहता है। एक्चुअली सूर्य नमस्कार में जो हर आसनास है वो इस प्रकार से डिजाइन किए हुए होते हैं कि एक फर्स्ट आसन में इस भाग में तनाव होगा, तो दूसरे आसन में इसी भाग में कंप्रेशन पैदा होगा। अच्छा। हाँ, फिर तीसरे आसन में फिर यहाँ तनाव होगा, चौथे में यहाँ फिर कंप्रेशन पैदा होगा। तो हाँ, तो पूरे शरीर पर काम होता है और सारे ऑर्गन्स जो उसमें एक्टिव हो जाते हैं, हीट जनरेट हो जाती है, पसीना आता है। तो कोई एक्सरसाइज ना करे, सूर्य नमस्कार ही कर ले तो भी सब ठीक है। अच्छा, चलिए हमारा वाला सवाल। हाँ। आपको नागपुर की कौन सी ऐसी एक बढ़िया चीज है जो आपकी फेवरेट है, वो आप महीने में एक बार खाते ही है? अच्छा, ऐसा तो मैं तो अभी फिलहाल सीजन है तो भुट्टा खा रही हूँ। अरे बहुत बढ़िया चीज है, मुझे भी बहुत पसंद है। आपके माँ के हाथ की बनी हुई कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत पसंद है? एक रहता है ना कि माँ के हाथ का ही बैगन की सब्जी। पूरा आप विदर्भ स्टाइल में जा रहे हो। आप बेसिकली फ्रॉम नागपुर हो कि? देखिए, जहाँ बर्थ तो यूपी का है, बट यहीं रह रहे, यहीं खा रहे, यहीं पढ़े, सब कुछ यही हुआ तो यही किया है। इसलिए बैगन वाला जो आपने बोला, बहुत बढ़िया। जाते जाते हमारी यूथ को, क्योंकि हमारी व्यूअर्स जो है ज्यादा सभी है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज के यूथ जो है, यही हमारा भविष्य है। आजकल के जो यंगस्टर्स है यही हमारा भविष्य है, बट कहीं ना कहीं यंगस्टर्स जो है वो अवेयरनेस उनकी थोड़ी सी कम हो रही है हेल्थ को लेकर के, क्योंकि वो रात भर जागते हैं और सुबह 10-11 बजे तक, 12 बजे तक सोते हैं। तो मेरा कहना ऐसा है कि आपको आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपकी हेल्थ अगर सही रखनी है तो सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को सुधार दीजिए। समय पर सोइए, समय पर उठिए। फ्रेंडशिप आप कैसे लोगों के साथ कर रहे हैं पहले वो देखिए। दोस्ती लिमिटेड लोगों के साथ करें, बट ऐसे दोस्त बनाएं कि एक्चुअल में जब आपको नीड हो तब वो आपके काम आए। साथ में आप एजुकेशन कर रहे हैं तो आपका फोकस सिर्फ अपने करियर पे लगाएं। बाकी सारी चीजें करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, लेकिन करियर बनाने के लिए लाइफ नहीं है। ये समय चला गया तो दोबारा पलट करके कभी नहीं आएगा। और अपने सारी चीजों में 1 घंटा फिजिकली मेंटली फिटनेस के लिए एक्सरसाइज जरूर करें। कोई भी फॉर्म आप यूज कर ले जो आपका इंटरेस्टिंग हो। आप जिम करें, जुम्बा करें, वॉकिंग करें, योग करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, कुछ भी करें, बट सिर्फ मेरा एक कहना है कि 1 घंटा निकाल लीजिए। आज का जो एपिसोड है बहुत योगपूर्ण रहा क्योंकि बहुत सारी चीजें और बहुत डीप नॉलेज मीना जी का है। बहुत सारी पढ़ाई इन्होंने की और 10-15 साल बहुत बड़ा समय होता है। अगर आप एक ही दिशा में उसको व्यतीत करते हैं तो आप उसमें मास्टर्स हो ही जाते हैं। तो मीना जी का नंबर और सभी चीजें, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस मीना जी लेती है। मैं सब चीजें लिखूंगी कमेंट बॉक्स में। आप जरूर मीना जी को फॉलो कीजिए और हमें देखते रहिए। आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड के लिए